जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2024 का डिटेल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। इसके जो फॉर्म है वो भी कल से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपकी जो टोटल जो पोस्ट है वो है 32,438 पोस्ट है, जिसमें आपकी एक्स सर्विसमैन की भी पोस्टें हैं और आपकी अप्रेंटिसशिप की भी पोस्टें हैं। तो आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले हमें जो नोटिफिकेशन में क्या क्या जो भी बातें हमारे जानने योग्य उन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1। तो आपकी आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 में आपकी टोटल जो नोटिफिकेशन आया है वो 32,438 पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपकी एक्स सर्विसमैन की 6,431 पोस्टें हैं और आपकी CCAA यानी जो अप्रेंटिसशिप है उसके लिए आपकी 6,438 पोस्टें ये रिजर्व है। ये आपकी एक्स सर्विसमैन वाले अप्लाई कर सकते हैं इन पर आपके अप्रेंटिसशिप वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जो ओपन कैंडिडेट है वो 19,576 है, यानी जो भी कैंडिडेट ओपन से है यानी एक्स सर्विसमैन भी नहीं है और CCAA यानी अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो वो 19,576 पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इन जो पोस्ट है इनको 32,438 ना देखकर 19,576 पोस्टें देखकर चलिए। तो आपकी जो 19,576 बहुत कम पोस्टें हैं, तो आपका जो कंपटीशन है वो भी टफ होने वाला है। अब हम इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसे पढ़ते हैं कि उसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपका CEN 8/2024 आपका जो CEN सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है, जिसमें आपकी लेवल 1 की पोस्ट है। अब इसमें जो आपकी फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो है आपकी 23/1/2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके 22/2/2025 तक आप जो अपना फॉर्म है वो भर सकते हो। ये आपकी लास्ट डेट रहेगी 22/2/2025। आपकी जो फीस जमा करवाने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 23/2/2025 से 24/2/2025, यानी 24/2/2025 लास्ट तक आप अपनी जो फीस है वो सबमिट कर सकते हो। उसके बाद यदि आपने कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन के लिए आपको 25/2/2025 से 6/3/2025 तक आपकी जो विंडो है वो ओपन रहेगी। तो आप इसमें जो मॉडिफिकेशन है कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप क्या क्या मॉडिफाई नहीं कर सकते। डिटेल फिल्ड एंड क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन रेलवे कैन नॉट बी मॉडिफाई, मतलब जो आपने एक बार आरआरबी चूज कर ली उसको भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, और आपने जो अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो डिटेल डाली है उसको भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आरआरबी चूज करते वक्त आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आपने एक बार गलत आरआरबी चूज कर ली तो आप उसे जो है दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपकी जो इम्पोर्टेंट डेटें हैं। अब इसमें आपकी और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी वो है, इसमें आपकी जो लेवल 1 की पोस्ट है जिसकी ग्रेड पे 1800 होती है और आपकी बेसिक पे 18,000 होती है। इसमें आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड अभी हम देख लेंगे प्रत्येक पोस्ट का क्या है। इसमें आपकी जो एज है वो है 18 से 36 वर्ष। ये आपकी जो 18 से 36 वर्ष है ये आपकी 1/1/2025 को काउंट की जाएगी, यानी 1/1/2025 से आपकी उम्र देखी जाएगी। तो 18 से 36 वर्ष के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 32,438 है। अब इसमें जो कैंडिडेटों का अभी 10th का रिजल्ट नहीं आया है, यानी 22/2/2025 तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, मतलब आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका रिजल्ट 22/2/2025 से पहले आ जाता है तो आप इसके जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 1/1/2025 तक आपकी एज लिमिट मानी जाएगी। और जो आपकी क्रूशल डेट है, जैसे आपका ST SC OBC जो सर्टिफिकेट है उसकी जो क्रूशल डेट क्या रहेगी, द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस CEN। तो जो आपकी क्रूशल डेट है जो ST SC OBC EWS EBC सर्टिफिकेट की, वो आपकी जो लास्ट डेट सबमिशन की ऑनलाइन सबमिशन की लास्ट डेट रहेगी, वही आपकी जो क्रूशल डेट रहेगी। अब इसमें आपका आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक बार आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दी उसके बाद आपका 6/3/2025 तक आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। 6/3/2025 के बाद आप जो अपनी जो डिटेल है उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए जब आप मॉडिफाई करोगे तो इसके लिए आपको 250 रुपये मॉडिफिकेशन फ़ीस देनी रहेगी। तो अगर आपने एक बार कोई गलती कर दी फॉर्म अप्लाई करने में, आप 6/3/2025 तक आपके जो फॉर्म है वो उसे मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, 250 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। उसमें भी आप जो अकाउंट को क्रिएट करते वक्त जो डिटेल डाली थी या फिर जो आपने आरआरबी चूज कर ली उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप 6/3/2025 के बाद जो अपनी डिटेल है उसे नहीं बदल सकते।
इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा क्या रहेगा, वो स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, इसमें आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद आपको पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब जो पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपके 3 टाइम यानी 3 टाइम्स आपके कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जो भी जितनी भी आपकी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, उसके आपके 3 गुना कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए पास किए जाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी 1 गुना कैंडिडेट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग, इसमें 1/3 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 36 है। इसको सिर्फ एक बार 3 साल के लिए बढ़ाया गया है, वरना इससे पहले आपकी 18 से 33 वर्ष आपकी एज लिमिट रहती थी, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसे 18 से 36 वर्ष कर दिया है। अब इसमें अगर आप कैटेगरी के किसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, यदि आप ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट हो, तो आपको इसमें 3 साल की मैक्सिमम छूट दी जाएगी एज रिलैक्सेशन में। यदि आप एसटी एससी के हो तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। उसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन में हो तो यूआर एंड ईडब्ल्यूएस हो तो 3 साल की। उसके बाद आप ओबीसी हो तो 6 साल की। उसके बाद आप एसटी एससी हो तो आपको 8 साल की छूट दी जाएगी। उसके बाद यदि आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो यूआर एंड ईडब्ल्यूएस में आपको 10 साल की, ओबीसी एंड एनसीएल में आपको 13 साल की और एसटी एससी में आपको 15 साल की छूट दी जाएगी। इसके बाद इसमें जो आपकी एज लिमिट दे रखी है, जैसे 18 से 36 वर्ष कब होगी, इसमें अपर लिमिट है जो है डेट ऑफ बर्थ की। अगर आप यूआर एंड ईडब्ल्यूएस से हो तो 2/1/1989। उसके बाद आप यदि ओबीसी नॉन क्रिमिनल से हो तो 2/1/1986। एसटी एससी से हो तो 2/1/1984। और इसकी जो लोअर लिमिट है सभी कैटेगरी के लिए वो है आपकी 1/1/2007। तो ये आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई है। अब हम एग्ज़ाम फीस की बात करें तो आपकी जो एग्ज़ाम फीस है वो आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी 500 रुपये फीस रहने वाली है, जिसमें आपकी 400 रुपये रिफंड कर दी जाएगी यदि आप सीबीटी एग्ज़ाम में बैठते हो तो। उसके बाद जो आपके पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, उसके बाद यदि आप एसटी एससी माइनॉरिटी या ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से अगर आते हो तो आपके लिए जो फ़ीस लगेगी वो 250 रुपये फ़ीस लगेगी। और ये जो 250 रुपये है वो आपको वापस एग्ज़ाम लगने के बाद कर दी जाएगी। अब इसमें आपका ईबीसी शुड नॉट कन्फ्यूज विथ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपका अलग कैटेगरी है और ईबीसी आपका अलग कैटेगरी। ईबीसी में सिर्फ आपको जो है फीस कंसेशन की सुविधा मिलती है, लेकिन जब आप ईबीसी अगर आपके चुनते हो तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाकर देना पड़ता है, जिसमें आपका ये ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, जिसमें आपकी जो एनुअल इनकम है वो आपकी 50,000 से कम होनी चाहिए, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। तो इसमें ये आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाओगे तो ये आपको ईबीसी सर्टिफिकेट बनवा कर देना पड़ेगा। इसमें जो आपका इनकम सर्टिफिकेट रहता है वही आपको बनवा कर देना पड़ता है। तो इसलिए मेरी जो सलाह रहेगी वो यही रहेगी कि आप ईबीसी चूज ना करें, क्योंकि बाद में आपको सर्टिफिकेट जब आप बनवाओगे तो आपको 250 रुपये से ज़्यादा का आपका खर्चा वैसे भी आ जाएगा। तो अगर आप ईबीसी चुनते हो तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यदि आप ईबीसी नहीं चुनते हो तो आपको जो फीस है वो 500 रुपये देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं जिन भी कैंडिडेटों के पास रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप है तो उनके लिए जो वैकेंसी आई है उसमें आपका कौन कौन सी आपको बातें ध्यान रखनी है। तो जो आपके क्लोजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है 22/2/2025, इससे पहले आपकी जो अप्रेंटिसशिप है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि आपकी अप्रेंटिसशिप इसके बाद कंप्लीट होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद आपका द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप विल बी एलिजिबल टू अप्लाई एनी आरआरबी, मतलब अगर आपने आरआरबी मान के चलिए आरआरबी अजमेर से आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आपकी जो फॉर्म है वो आरआरबी बेंगलोर से भरना चाहते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप आरआरबी बेंगलोर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप कहने अप्रेंटिसशिप किसी भी आरआरबी से की हो, आप किसी भी आरआरबी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई किया है उसी आरआरबी से आपकी एक्ट अप्रेंटिस होनी चाहिए। जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है उन कैंडिडेटों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी छूट रहेगी, यानी उनको पीईटी टेस्ट नहीं देना रहेगा, उन्हें सिर्फ सीबीटी एग्जाम देनी है, उसी के आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। उनको पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट दी गई है, उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो इसमें आपका एक सीबीटी होगा, उसके बाद आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल। अब जो सीबीटी है इसमें आपका जो 90 मिनट का आपका सीबीटी रहेगा, जिसमें आपके 100 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके
25 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के रहेंगे, जिसमें आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगी और आपकी बायोलॉजी आएगी। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स के रहेंगे 25 क्वेश्चन। उसके बाद आपका रीजनिंग के रहेंगे 30 क्वेश्चन। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपका 100 नंबर का ये जो पेपर है वो रहेगा, जिसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो PWBD कैंडिडेट है उनके लिए 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए 90 मिनट का टाइम रहेगा, जिसमें आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रहेंगे आपके UR के लिए आपके 40% रहेंगे, EWS के आपके 40% रहेंगे। उसके बाद आपके OBC NCL के 30%, SC के आपके 30% और ST के आपके 30%। अगर आप इससे कम नंबर लाते हो तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा नंबर लाते हो तो आपको मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह जो आपका CBT का एग्ज़ाम होगा, ये आपका CBT का जो है सिलेबस है, इसे आप देख सकते हो। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। PET आपका कैसे होगा? तो इसमें आपका जो PET में आपका मेल कैंडिडेट के लिए 35 किलो आपको वजन 100 मीटर तक लेके जाना पड़ेगा। और कितने टाइम में? 2 मिनट में। तो 2 मिनट में आपको 35 किलो वजन और 100 मीटर तक लेके जाना पड़ेगा, जिसमें आपका 35 किलो जो मिट्टी वगैरह है एक कट्टे वगैरह या थैली में जो भी है उसमें रहेगी, उसको आपको उठा के 100 मीटर तक लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका 100 जो है 1000 मीटर की आपकी दौड़ रहेगी, जो आपकी 4 मिनट 15 सेकंड में आपको पूरी करनी रहेगी। तो इस तरह जो मेल कैंडिडेट है उनका PET होगा। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 20 किलो वजन उठा के लेके जाना पड़ेगा। उनकी डिस्टेंस भी 100 मीटर है और 2 मिनट में उनको जो है वो 20 किलो वजन लेके जाना पड़ेगा। तो इस तरह ये होगा। उसके बाद उनको जो 1000 मीटर की जो है डिस्टेंस रहेगी, जिसमें आपको 5 मिनट 40 जो सेकंड है उसमें पूरी करनी रहेगी। तो ये आपकी दौड़ रहेगी 1000 मीटर की, जिसको 5 मिनट और 40 सेकंड में पूरा करना रहेगा। ये किसके लिए? फीमेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद आपका जो PWBD कैंडिडेट है उनको जो CBT है उसी के आधार पर उनको क्वालिफाई मान लिया जाएगा। उनका जो PWBD कैंडिडेट है उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंसिडर 2 स्टेज यानी 2 स्टेज में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको सबसे पहले जो है 35 किलो वजन मेल के लिए और 20 किलो वजन फीमेल के लिए आपको लेके जाना पड़ेगा। यदि आप इस टेस्ट में पास होते हो तो ही आपको जो है दौड़ के लिए कंसीडर किया जाएगा। यदि आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपको दौड़ देने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह जो आपका PET होगा, सबसे पहले आपको वजन लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ गैप दिया जाएगा, उसके बाद आपका जो है दौड़ स्टार्ट होगी। फिर आपका जो अप्रेंटिसशिप है उनके लिए PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी छूट रहेगी। एक्स सर्विस मैन है उनको भी आपके PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में छूट रहेगी। जो एक्स सर्विस मैन है उनको भी PET नहीं देना रहेगा। उसके बाद जो प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट ऑन रिपोर्टिंग ऑफ द फीमेल कैंडिडेट ऑफ PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पर जब फीमेल कैंडिडेट रिपोर्ट करेगी तब उनसे प्रेगनेंसी का एक स्टेटस का एक फॉर्म है सेल्फ डिक्लेरेशन, वो आपको सबमिट करना रहेगा। यदि आप उसमें जो डिक्लेयर करते हो कि आई एम नॉट प्रेग्नेंट, तो जो रिस्क रहेगी वो आपकी रहेगी और आपको PET देना रहेगा। लेकिन यदि आप डिक्लेयर करते हो उसमें कि सी इज प्रेग्नेंट, की वह प्रेग्नेंट है, यदि आप डिक्लेयर करते हो ये, तो देन एक कन्फर्मेटरी प्रेगनेंसी टेस्ट शैल बी डन, तो आपका एक कन्फर्मेटरी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो करवाया जाएगा। इन केस सी इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, यदि फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट पाई जाती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान उनको जो PET है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो नहीं देना रहेगा, उनकी जो सीट है उसे रिजर्व कर दिया जाएगा। और जो उनको आफ्टर जब भी चाइल्ड बर्थ होगी उसके 6 महीने बाद आपको जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके लिए दोबारा बुलाया जाएगा और आपको जो 6 महीने बाद जो PET है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो देना रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट है उनको PET में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उनको सिर्फ उस वक्त जब वो प्रेग्नेंट है और जब आपका PET टेस्ट हो रहा है उस वक्त आपको जो है वो देना नहीं रहेगा। लेकिन बाद में 6 मंथ बाद आपको जो है PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए दोबारा बुलाया जाएगा और जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी जो सीट है उसको रिजर्व रख लिया जाएगा। तो इस तरह जो PET जो है
होगा। अब इसमें जो आपके ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का स्टैंडर्ड वही रहेगा जो आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया। तो इस तरह आपका जो पीईटी टेस्ट होगा। ये आपका पोस्ट पैरामीटर है जिसमें आपका असिस्टेंट एसएनटी जो आपका प्रोडक्शन सिग्नल वर्कशॉप में है, तो प्रोडक्शन में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये से आप देख सकते हो। C1 है, सिग्नल में B1 है, वर्कशॉप में C1 है। उसके बाद इसमें आपका 10th पास कैंडिडेट हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसी तरह आपका असिस्टेंट वर्कशॉप में आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है वो सब इस PDF में आप देख सकते हो। इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपको किस पोस्ट को पहले बढ़ना है, क्या बढ़ना है, इसकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको भी मैं जो नेक्स्ट वीडियो उसमें बनाकर बता दूंगा कि आपको जो है सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, आपको पहले किस पोस्ट को रखना चाहिए। तो इस तरह जो आपका पोस्ट पैरामीटर है इसे भी आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की और कोई क्वेरी हो तो आप हमें इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।